पहले तो वीपी जी कहाँ थे आप इतने दिन? कैंप में था? क्यों? ऐसा क्या है कैंप में जो आपको? चलो उस दिन जो हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसका एक डायग्राम है जो आपको बनाना है, जो मैं बनाऊंगी वही बनाना है। इस तरीके का हमने बनाया था कि यहाँ पे आपको मिलेंगे पोल्स और यहाँ पे इक्वेटर, इस तरीके से बनाया था कुछ, ठीक है। यहाँ से 8 किलोमीटर चलेंगे तो ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी 8 किलोमीटर चलेंगे तो ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाएगा। यहाँ से कितना टेम्परेचर है ना, ऐसा ही था, ठीक है। इसके बाद ऊपर जब कितना जाएंगे 18 से 50 किलोमीटर्स, तो क्या पड़ेगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते पहुंचते आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? पहले इतना इतना कर लेते कि इतनी इतनी आपकी लेयर जो है ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर। ये क्या है? सिक्सटी डिग्री सेल्सियस है। आपने 65 लिखा है, 60 लिखो, 60। हाँ वो नॉर्मल लैप्स रेट है 6.5, नॉर्मल लैप्स रेट, पता है ना, मतलब कि हर 1 किलोमीटर पे कितना 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या करता है, जाता है नीचे, ठीक है। इसके बाद क्या था आपका मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर कहाँ तक था? 50 से, ये क्या है, और यहाँ 80 से ऊपर 1000, पहले तो 640 तक किलोमीटर तक क्या है आइनोस्फेयर, और सबसे लास्ट वाला क्या है, देखेंगे यहाँ तक पहुंचते से कितना हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना अब, बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। पता है ना आपको, आपके लोअर अपर ट्रोपोस्फेयर और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, कौन उड़ता है, प्लेन्स उड़ते हैं, और उससे ऊपर जो है ये यहाँ पे आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है, जिसके कारण इस लेयर का पूरी का क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर। इसके बाद यहाँ पे सबसे कोल्डेस्ट लेयर है ये मेसोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे गैसेस कम है, हाँ, तो बस कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ ऊपर तक जाते जाते नहीं, ये टेम्परेचर छोड़ दो, क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है, समझ गए। मतलब सॉरी, ये दोनों तो एक ही लेयर है ना, थर्मोस्फेयर बोलते हैं उनको, ठीक है। लिखिए इसको थोड़ा ऐसे, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है, इस एरिया को क्या बोलेंगे हम, ट्रोपोपॉज। जहाँ पे ये एरिया खत्म हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है, इसे स्ट्रेटोपॉज। जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहाँ पे मीजोपॉज, ठीक है, क्लियर। ये बना लिया था आपने। यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज, है ना, मतलब सॉरी, या जैसे ही हाइट ऊपर जा रही है टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज। हाइट ऊपर जा रही है टेम्परेचर इंक्रीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। ऊपर जाएंगे, हाइट ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर डिक्रीज, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेस क्या, गैशियस एटम्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। पता क्यों बढ़ेगा, मैंने आपको बताया था, ये जो आइनोस्फेयर है यहाँ पे आइंस पाए जाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स इतने बचे नहीं है, अब ज्यादातर आइंस ही, अनुभव कुछ दिख रहा है, आइंस ही बचे हैं अब हमारे पास। तो एटम्स जो हैं, आइंस कैसे बचे हैं, एटम्स जो है उनके ऊपर अब वो रेज स्ट्राइक करेंगी, जिसकी वजह से उसके अंदर से
आयंस निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो उसकी वजह से स्ट्राइकिंग से टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा। समझ गए? ये जो आपके आयंस हैं ये कहाँ मदद करते हैं, किस चीज़ में? हाँ, रेडियो सिग्नल्स या जो भी सिग्नल्स होते हैं उनके ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आता है पेपर में, मेंस के पेपर में स्पेशली एचएस वाले, तो आपने वो ग्राफिकल ये ऐसा तो बना सकते हो आप, लेकिन वो वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर करना है। एनसीईआरटी में भी दिया है, जीसी लियोन जहाँ भी देख लो वहाँ पे आपको वो दिया है। ये बना लिया सबने? बना लिया? अब जिन्होंने नहीं लगाई है क्लासेस वो रुक जाओ, अभी अगला टॉपिक स्टार्ट हो तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला लेक्चर अपलोड हो चुका है आज। लिखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे मैं बनाऊंगी वैसे ही बनाना है आपने। ठीक है, और मेरा थोड़ा गलत बनेगा, लेकिन आपने जो मैं सीधा बताती हूँ आपको उसी पे मैं क्यों बनाऊँ। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ उस पर। ये डायग्राम है, ये बनाना है आपने। ये वाला करते हैं। यहाँ देख रहे हो, ये हाइट है सरफेस ऑफ अर्थ से पहले 10, 20, 30, 40 किलोमीटर्स में। ठीक है, हाइट इन किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो आपने देखा है कि ये यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर की बात हो रही है, यहाँ माइनस जा रहा है, यहाँ पे प्लस में जाएगा, यानी बढ़ेगा। वैसे तो इतना बढ़ेगा ही नहीं है, हमेशा इससे पीछे पीछे ही रहेगा। ठीक है, एंड में जाके थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंड में जाके वो थोड़ा बहुत सूरज के थोड़ा बहुत करीब भी तो पहुँच जाएगा, लास्ट लेयर। तो आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हुआ 20, यानी कि अर्थ के सरफेस से जब स्टार्ट करेंगे तो 20 से स्टार्ट होगा ना, मतलब कम। अब उसमें माइनस में तो होगा नहीं, हमने नॉर्मल मान लो, नॉर्मल एरिया से ले रहे हैं हम, जो ट्रॉपिकल या ये टॉरिड रीजन के, आपके ट्रॉपिकल रीजन के पास है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ये आपकी ट्रोपोस्फेयर है ना, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देख रहे हो आप, -60 डिग्री तक आते ही क्या हो गया, समझ रहे हो मेरी बात, क्या हो रहा है ये समझ रहे हो? अब जिन्होंने नहीं लगाई है क्लासेस वो छोड़ दो, जिन्होंने लगाई है वो देखो। क्या बताया था मैंने आपको कि ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर है ना लेयर सबसे पहली, जो कि 0 से पोल्स में 0 से 8 और इक्वेटर पे 0 से 18 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो कि इधर फिलहाल इन्होंने 8 तक ही लिया है और 18 तक पॉज देखा जाएगा यहाँ पे, ट्रोपोपॉज। ठीक है, तो यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, मतलब हाइट जा रही है ना अब ऊपर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हो आप लोग, थोड़ी बहुत समझते हो ना? जैसे जैसे हाइट ऊपर जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है टेम्परेचर यहाँ पे, क्यों हो रहा है पता है आपको? बंद हो गया टेम्परेचर, डिक्रीज क्यों हो रहा है? मैंने आपको पहले बताया ऑलरेडी कि आप जैसे ही अर्थ के ऊपर एल्टीट्यूड बढ़ाते हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था किलिमंजारो का। किलिमंजारो जो कि आपका अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका जो कि बड़ा ही हॉट कॉन्टिनेंट है, फिर भी वहां पे आपको ऐसे
पर्वत देखने को मिल जाएंगे किलिमंजारो जैसे, जिनके ऊपर बर्फ पाई जाती है, ठीक है, जिनके ऊपर बहुत ठंड पाई जाती है। समझे मेरी बात? तो वही मैं आपको कहने की कोशिश कर दी कि अगर मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे अगर रेगिस्तान पाया जा रहा है और यहाँ पे कोई आपको ऐसा माउंटेन दिख सकता है जिसकी हाइट हो, रेगिस्तान तो नीचे है ना, नीचे है, लेकिन कोई ऐसा माउंटेन हो सकता है ना, मान लीजिए हिमालयज ही हैं, हिमालयज ही हैं, यहाँ पे गर्मी है लेकिन हिमालयन माउंटेन्स आप देखोगे ऐसे करके ऊंचे होते हैं, जिसके कारण एल्टीट्यूड बढ़ता है तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। मैंने आपको बताया था कई बार आप कैंपिंग करने जाते हो, पैदल जाते हो ना, तब नीचे से जाते हो तो गर्मी लगी होती है, जैसे ऊपर पहुंचते हो ठंड लगती है कि नहीं लगती है, एल्टीट्यूड इंक्रीज किया ना आपने, समझे मेरी बात? वैसे ही एल्टीट्यूड इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा। देखो माउंट एवरेस्ट भी बताया ये बताने के लिए कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे किसी किसी पर्वत में आपने देखा होगा नीचे बर्फ पिघल जाती है और ऊपर बर्फ होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसका एल्टीट्यूड क्या है, ज्यादा है। समझे मेरी बात? समझे भारती जी? क्लियर है? तो यहाँ से ट्रोपोस्फियर क्या, जहाँ जब जब ट्रोपोस्फियर के ऊपर, मतलब ट्रोपोस्फियर मतलब 20 तक जाना है हमने, कुछ 18 किलोमीटर तक, तो यहाँ से जाते गए टेम्परेचर डिक्रीज होता गया, ऐसे जा रहा है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, 0 पे आया, 10 पे आया, 20 पे आया, उसके बाद 60 पे आया, वहीं पे रुक गया। अब इसके बाद क्या होने लग जाएगा, ट्रोपोपोज। मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक क्लाइमेटिक कंडीशन या एक कंडीशन चेंज होने के बाद जब दूसरी होती है तो एकदम नहीं हो जाती है कि मैंने यहाँ से यहाँ पैर रख दिया, यहाँ बिल्कुल क्या थी, गर्मी, और यहाँ मैंने पैर रखा तो बिल्कुल ठंड लगने लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना। यहाँ अगर गर्मी खत्म हुई है तो धीरे 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 गर्मी खत्म होगी और धीरे 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 ठंड स्टार्ट होगी, फिर जाके, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगर कोई फॉरेस्ट है, अगर कोई फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट का खत्म होते ही सीधे रेगिस्तान नहीं आ जाएगा, समझ रहे हो। फॉरेस्ट जो है पहले घनी फॉरेस्ट होगी, फिर इक्का दुक्का पेड़ दिखेंगे, फिर घास दिखेगा, लंबा लंबा ग्रासलैंड्स दिखेंगे, फिर छोटे छोटे ग्रासलैंड, धीरे धीरे घास खत्म होगा, फिर आगे रेगिस्तान आएगा, समझ रहे हो। वैसे ही ये कंडीशन खत्म होने में टाइम लगेगा और इस एरिया को पूरे को कह दिया गया क्या, ट्रोपोपॉज, बताया ना उन्होंने, इसके बाद ट्रोपोपॉज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी स्टार्ट हो चुकी है कौन सी वाली लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर क्योंकि क्या है, और इसी एरिया में थोड़ा आप देखोगे कि इसी एरिया में, मतलब ट्रोपोस्फेयर का थोड़ा सा ऊपर और स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर स्ट्रेटोस्फेयर से थोड़ा सा नीचे, इसी एरिया में आपको एरोप्लेन उड़ते हुए दिखेंगे। आई थिंक इन्होंने बताया नहीं है। ओजोन यहाँ बता दी 35 या 30 28 इतने में होती है, चलो जो भी है, अब इन्होंने ऐसा बता दिया, लेकिन ठीक है, यहाँ पे ओजोन लेयर दिखेगी आपको, जिसके कारण टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ओजोन पता है ना क्या करती है, कैसे बनती है, ऑक्सीजन गैस जो उस एरिया में प्रेजेंट है उनको रात को क्या करते, दिन को क्या होता है, जब यूवी रेज आती हैं तो यूवीसी रेज उनको स्प्लिट कर देती हैं O+O में, फिर वो O+O जो है वो कंबाइन कर जाता है एक दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, O2 के साथ, वैसे O3 बन जाती है। रात को क्या होता है, फिर से ये क्या कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, और अगले दिन फिर से, मतलब O3 का अगले दिन फिर बिजी रखते हैं बेसिकली यूवीसी रेज को, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे हम कहाँ पहुंचे 50 के आसपास, वैसे ही क्या हो गया, फिर से टेम्परेचर स्टिल हो गया यहाँ पे, फिर आ गया क्या, स्ट्रेटोपोज, फिर कंडीशन चेंज होने में टाइम तो लगेगा। उसके बाद मीजोस्फीयर स्टार्ट होता है, तो मीजोस्फीयर में अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स ही नहीं बचे हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर पाएगा। अब सारी की सारी गैसेस क्या कर रही हैं, कम है तो उनको जाने दे रही है, उनको बिजी नहीं रख पा रही है, वो सारी की सारी जो गैसेस हैं, सॉरी जो यूवी रेज हैं, सारी की सारी कहाँ बिजी होंगी, नीचे जाके, ठीक है, यहाँ से निकलती जा रही हैं। तो गैसेस थोड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन, गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, थोड़े बहुत हैं लेकिन है, जिसके कारण क्या होगा, जो भी मीटियोर्स हैं वो यहाँ आके जलते हैं, समझ गए। मीटियोर यानी एस्टेरॉइड का छोटा हिस्सा, एस्टेरॉइड यानी कि प्लैनेट्स का छोटा हिस्सा, ठीक है। तो जो मीटियोर है ये यहाँ पे आकर बर्न करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ दिस होल स्ट्रक्चर इज मीजोस्फीयर। आप देख सकते हो इतने एरिया में और कोई नहीं आएगा, ठीक है। फिर बस यहाँ से ऊपर गए और ऐसे बनाओ इसको, समझ गए ना। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बस तो बनाओ इसको, सेम बनाना है। ये नीचे -40 माइनस ये नहीं लिखने की जरूरत है, 0 से लेकर -20 और ये सब करते जाओ, ठीक है। इतना इतना लिखो, इतना इतना लिखो, और ये बनाने की जरूरत है आपको, बस बनाओगे, बनाओ जल्दी। 4 मिनट दे रही हूँ, पानी पी के आऊँगी। आपका बना हुआ होना चाहिए, साफ साफ बनाना है, सुंदर सुंदर, जैसे उड़ते हुए तीर आपने चलाए हैं अपनी नोटबुक्स पे ऑलरेडी, वैसे नहीं चलाने हैं। साफ साफ बनाओ, सुंदर बनाओ। ये डायग्राम आपने रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस के पेपर में और आने के चांसेस रहते हैं, जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब आपको इजी तरीके से पूछेंगे, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं ना। तो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, कुछ ऐसा ही। आज बड़े लोग आए हैं भाई क्लास में, क्या चक्कर है। आज रिया भी आई है, वेरी नाइस, गुड टू सी यू रिया।
जो बच्चे क्लासेस नहीं कर पा रहे थे कॉलेज की क्लासेस के कारण, वो घर जाके क्या वीडियोस देख रहे थे, पक्का देख रहे थे, सैटरडे की डाल दी है, मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर वाली वीडियो थी वो डल गई है। उससे पिछली वीडियो में सिर्फ एक ही लेयर करवाई थी ना मैंने। नहीं, वो आप प्लेलिस्ट मत फॉलो करो, प्लेलिस्ट बस ये देखो कि आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कुछ 10 तक दिख जाए, उसके बाद जो मेन वीडियोस है ना उन्हीं को स्क्रॉल करो, वहीं पे जहाँ जहाँ मेरी शक्ल दिख जाएगी ना वो वीडियो को देख लो कि लेक्चर नंबर कौन सा है, ठीक है। 1 से लेकर 24वां आज डाल दिए मैंने, ठीक है। कौन कहाँ तक देख लिया आपने, पिछले सारे देख लिए हैं। जैसे देखो आप क्लाइमेटोलॉजी देखना स्टार्ट कर दो, क्लाइमेटोलॉजी मतलब देखनी नहीं है वो, मत चलो अभी तो देख के ही समझ लो, फिर नोट्स बाद में बना लेना। अच्छा बनाए, ठीक है। हाँ कुछ कुछ तो छोटी भी हैं। अच्छा अब देखो फिलहाल उनको मत देखो, अभी फिलहाल क्लाइमेटोलॉजी की क्लासेस देखो, ठीक है। आई थिंक 2 ही क्लासेस है जो मैंने क्लाइमेटोलॉजी की अभी तक अपलोड करी हैं। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में से वही है, आपको मैंने मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर तो आज जो डाली है उसमें मेनली करवाया मैंने। उससे पिछले वाली क्लासेस में एक ही एटमॉस्फेयर की लेयर करवाई थी, सिर्फ ये ट्रोपोस्फेयर, और साथ में कंपोनेंट कितना कंटेन, ये आपकी गैसेस कौन कौन सी है जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें कराई है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, ये चीज़ें करवाई है। अच्छा वो लगाई थी आपने, पर आप फिर भी आधी आधी क्लासेस लगाते हो तो देख लेना एक बार उनको। जल्दी बनाओ, अब बड़े भी मत चमकाते रहना, और जो बना चुके हैं वो भी, जैसे उर्मिला रफ पे बनाने की कोशिश कर रही है वैसे बनाने की कोशिश करो एक बार, पेपर में नहीं बनते होते हैं फिर। अनुभव इजी लग रही है ज्योग्राफी, टफ लग रही है, इजी लग रही है, टफ सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है कोई जो सब्जेक्ट टफ लग रहा है। वीपी जी कोई नहीं लग रहा, सब इजी लग, मक्खन की तरह लग रहे हैं। राकेश को सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है, अनुभव को सभी ठीक लग रहा है। आप खुशबू की तो 1-2 क्लासेस ही हुई हैं तो इतना पता नहीं लगेगा। देखो आप टीजीटी जो कमीशन और जो सब इंस्पेक्टर वाले हैं ना दोनों, आपको बड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है ये सब, आपको इतनी ज़्यादा ज्योग्राफी नहीं आएगी पेपर में, लेकिन कुछ भी चीज़ें पूछ सकती हैं जो कि नॉर्मल क्लासेस में आपको नहीं पढ़ाई जाती है, इसलिए ये आप समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, आपको देखना। टीजीटी कमीशन का जो पेपर था ना, इनको दे दिया जाए जो पहले क्लासेस लगा सकते हैं ना, ज्योग्राफी पूरी सॉल्व कर देंगे। वही सिलेबस है जो इनको करवाया गया है, इनको मैंने दिखाया भी था, क्लाउड्स के बारे में पूछा हुआ है, फिर ऐसी ही छोटी मोटी चीज़ें पूछी हुई हैं। मतलब आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये क्लासेस, मतलब अगर जिसने वो क्लासेस लगाई होंगी ना जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, वो टीजीटी कमीशन ज्योग्राफी सेक्शन इजीली कर जाएगा, इजीली। पर वही बात है, पढ़ने को बड़ा कुछ है। फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ था एक, न्यू वेस्टर विंड कुछ ऐसे करके, ऐसा कोई क्वेश्चन था उसमें। अब वो इंडियन ज्योग्राफी का से रिलेटेड है कि किसको न्यू वेस्टर विंड कहा जाता है। और भी पौधों के क्वेश्चन की, ये वाले पौधे किस में आते हैं बताऊंगी मैं आपको अभी जब आगे आएगा। अभी फिलहाल इसी को एंजॉय करो जो चल रहा है, ठीक है। स्ट्रेस मत लो कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना ज़्यादा बेशक आपको नहीं आएगा, लेकिन आप समझते जाओ, फील करते जाओ बस, और पेपर लगाते जाओ साथ में। लगाए इसके बाद क्लासेस के बाद कोई कमीशन का पेपर लगा के देखा, उसमें कोई एक आध क्वेश्चन तो होगा अगर ज्योग्राफी सेक्शन से आते हैं तो। अभी तक जो करवाया ना आपको जियोमॉर्फोलॉजी, उसमें से क्लाइमेटोलॉजी से, जियोमॉर्फोलॉजी से पक्का होगा, पक्का। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स यहाँ से पक्का होगा क्वेश्चन। क्या आते हैं? अच्छा हाँ, रॉक्स ज़्यादातर आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे, आपको थोड़ी बहुत बता दिया ना, सेडिमेंट्री है ना, मेटामॉर्फिक और इग्नियस क्या होती हैं, अब मेनली वहीं पता लगेगा आपको। सॉइल के बारे में स्पेशली ब्लैक रेड ऐसा वाला। जल्दी बनाओ, हो गया चलो ठीक है भाई, क्लियर है। अब जिन बच्चों की आज पहली क्लास है
वो अब ध्यान से सुनना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब बिल्कुल नया टॉपिक है, थोड़ी बहुत रिजेंबल करे, थोड़ी बहुत एक तरीके से रिलेशन रखेगा ये आपके जियोमॉर्फोलॉजी से, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करवाए थे, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना। आप लोगों को मैं बता दूंगी, आपको मैं बता दूंगी कि यूट्यूब पे कहाँ पे मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं, आपने पिछली वीडियोस देख लेनी है। नोट्स बेशक मत बनाना, नोट्स इन्हीं से देख देख के बना लेना, लेकिन समझ लेना उनको एक बार कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अर्थ की शेप, हेडिंग डालिए एयर प्रेशर एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे विंड्स, विंड्स के बारे में पढ़ना है हमने, हैडले एंड फेरल मॉडल के बारे में, हैडले एंड फेरल्स मॉडल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सुनने में आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पढ़ाने वाली मैडम, लेकिन जब आप पढ़ लोगे ना ये, आपको लगेगा अच्छा हेडले, ऐसे सुनने में लग रहा है ना कि पता नहीं क्या थ्योरी आने वाली है जो कि हमें समझ ही नहीं आएगी, लेकिन देखो अब एक दो क्लासेस लगाओगे, आप बोलोगे अच्छा इसको फेरल मॉडल बोल रहे थे, इसको हेडले मॉडल बोल रहे थे, बड़ा ही ईजी आपको लगेगा। हेडिंग डाली सबने। अब हम इन टिपिकल टर्म्स को छोड़ के सीधी भाषा पे आ जाते हैं पहले तो, ताकि आपको समझ आ जाए और आप मेरी शक्ल की तरफ ऐसे ना देखो जैसे देख रहे हो। डिफरेंस हमने पता करना है सबसे पहले, व्हाट इज एयर एंड व्हाट इज विंड। एक सेकेंड, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा, जो पहले पढ़ चुके हैं वो शाना ना बने खुद को। एयर एंड विंड, एयर तो चलो सबको पता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना एयर, लेकिन डिफरेंस क्या है एयर और विंड में, क्या डिफरेंस करेंगे योगेश? एयर क्या, चलो योगेश छोड़ो, अनुभव बोलने दो, अनुभव को ऐसा लग रहा है मन कर रहा है बोलने का। हाँ जी, क्लाइमेट की वजह से विंड चलती है, और एयर किसकी वजह से चलती है? मानसून की वजह से। अच्छा, और विंड नहीं होती हमारे अराउंड। चलो कुछ हद तक आप साथ में हो, चलो बताइए। हाँ मूविंग एयर, हाँ हाँ मतलब ये तो बोला मैंने कि ठीक है कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अब स्पीड से भी नहीं बोलेंगे। देखो मैं बंद कर दूं इस दरवाजे को और पंखे को भी बंद कर दूं, ठीक है, पंखे को बंद कर दूं तो जो रहेगी वो एयर है, ठीक है। फिर खिड़कियां दरवाजे और ये चला दूं, मतलब उस एयर को प्रेशर जब मिलेगा और वो मूव करने लग जाएगी, उसे बोल देंगे विंड। यानी एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, and moving air is called wind. Very simple. Moving air is called as wind. Done. इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसमें तो क्या ही दिक्कत होगी, है ना। मज़ा आया जो जिनकी पहली क्लास थी उनको कि वाह चलो कुछ तो समझ आया, इतनी देर से पता नहीं क्या ट्रोपोपॉज, मीजोपॉज, फलाना पॉज, है ना। अच्छा लग रहा होगा, आगे भी अच्छा लगेगा, देखते जाओ बस। अब देखो विंड मूव क्यों करती है, क्वेश्चन इज दैट, विंड मूव क्यों करती है, ये प्रेशर कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, क्वेश्चन लिखिए पहले तो। व्हाई विल विंड मूव या एयर मूव, व्हाई विल एयर मूव, मतलब एयर मूव क्यों करेगी, Why will air move? बताइए कशिश, आपको विंड का थोड़ा बहुत पता था तो आपको ये भी थोड़ा बहुत शायद पता हो, बताइए। वाह, और तुम्हें फोर्थ क्लास का भी पता नहीं था, चलो फोर्थ क्लास का तो पता था कशिश को। क्यों करेगी मूव अनुभव? गाना गा रही थी ये, इधर चली मैं। क्वेश्चन मतलब कि एयर मूव क्यों करेगी, क्या ऐसी चीज है जो उसको मूव करने पे, प्रेशर कौन दे रहा है ये प्रेशर? ओशन है, ओशन में जब पानी वेपोरेट होता है, हाँ तो उसके उससे क्या मतलब क्लाउड फॉर्म होते हैं, तो नहीं नहीं
वीपी जी आप बताइए, आप कैंप लगा के आए हैं, आप जोश में लग रहे हैं, मुझे बताइए प्लीज। नहीं, गर्म हवा ठंडी हवा कुछ होता है ऐसे मतलब। हाँ कुछ तो होता है ऐसा। देखो कंसेप्ट है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का। एक जगह पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा और एक जगह पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। देखिएगा लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, समझ रहे हो, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ की एयर राइज कर जाएगी ऊपर को। जैसे कन्वेक्शनल करंट्स राइज कर रहे थे ना, कहाँ कहाँ पढ़ लिया हमने करंट, अर्थ के इंटीरियर में भी पढ़े कन्वेक्शनल करंट, एक अभी थोड़े दिन पहले भी बताया था मैंने आपको। हाँ वही बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो लो प्रेशर जो है कब बनेगा, देखो लो प्रेशर कब बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे सूरज की बड़ी सारी किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ रही है। इस हीट के कारण होगा क्या, इस हीट के कारण कि यहाँ पे जो प्रेशर था किसका, हवा का। देखो मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, मैं जहाँ पे पैर से प्रेशर कर रही हूँ, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। इवन मेरे ऊपर भी प्रेशर है जिस कारण मैं टिकी हूँ, किसका प्रेशर, ग्रेविटी का प्रेशर। अगर ये प्रेशर हट जाए तो मैं भी उड़ने लगूंगी। जैसे आपने देखा है कि कहाँ पे स्पेस में ऐसे होता है ना, पानी उड़ रहा है, कुछ उड़ रहा है, पेंसिल ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे जा रही है सीधे, समझ रहे हो, मतलब प्रेशर नहीं है ना वहाँ पे चीज़ों पे, मेरे ऊपर है किसका, ग्रेविटी का, है ना। वैसे ही यहाँ पे जब कन्वेक्शनल करंट्स क्या कर जाएंगे, राइज कर जाएंगे बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, है ना। यहाँ पे प्रेशर हवा का लो होगा कि नहीं होगा, होगा, प्रेशर होगा, यानी गैसियस मॉलिक्यूल जो होंगे वो कुछ कुछ रह जाएंगे, मैक्सिमम कन्वेक्शनली राइज कर जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। बात करते हैं यहाँ की, हाई प्रेशर कब होगा, जहाँ पे ठंड है, इनके पास हीट ही नहीं है बेचारों के पास, ये यहाँ के जो एयर प्रेशर है इसके पास, मतलब एक एयर पार्सल ये है, एयर का पार्सल एक दूसरा ये है, एक ज़्यादा हीट में है जिसको आधे से ज़्यादा राइज हो गया है, एक ठंड में है जिसके ऊपर ठंड का प्रेशर लग रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि यहाँ पे क्या है, हवा ऊपर से नीचे बैठ रही है, समझ रहे हो मेरी बात, ठंड के कारण ऊपर से नीचे कन्वेक्शनली राइज कर रही थी, कन्वेक्शनली अब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है नीचे की तरफ, समझ रहे हो, जिसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, हवा का हाई प्रेशर बन गया, यहाँ पे हवा का लो प्रेशर बन गया। हमेशा याद रखिएगा जहां पे ज्यादा प्रेशर बना है ऑब्वियसली यहां से किस तरफ दौड़ेगा ये प्रेशर, हवा का, जहां पे कम है उसकी तरफ दौड़ेगा ना, जहां बैलेंस करने के लिए, प्रकृति हमेशा बैलेंस करती है नेचुरल वे से, तो जहां पे हाई प्रेशर बन चुका है वहां से दौड़ेगा इस तरफ लो प्रेशर की तरफ। तो हवाएं इसलिए चलती हैं क्योंकि एक कोई जगह थी जहां पे लो प्रेशर बन गया था और एक कोई जगह थी जहां पे हाई प्रेशर बन गया था, उस लो प्रेशर को बैलेंस आउट करने के लिए हाई प्रेशर से हवा चलती हुई कहां जाएगी, लो प्रेशर में। समझा मेरी बात, समझे मेरी बात। अब यहां से कन्वेक्शनली ऊपर राइज किए हैं, देखना ध्यान से, यहां से कन्वेक्शनली ऊपर राइज किए हैं तो यहां हाई प्रेशर क्रिएट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, हाई प्रेशर यहां क्रिएट हो जाएगा। यहां से नीचे बैठ गई हैं तो ऊपर की बात अगर करें तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो नीचे तो चल रही है हवा, ऊपर भी चलेगी जहां पे ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर बन रहा है, समझ रहे हो। यहाँ कहाँ से कहाँ चलेगी, यहाँ ऐसे चलेगी, तो ये पूरा साइकिल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लो फिर से हाई हो जाएगा, वहां पे फिर से पहुंच जाएगा, ऐसे करके, समझ रहे हो। अब हमेशा याद रखना ये कन्वेक्शनल करंट्स है, इनको हवा मत समझ लेना। 2 दिन बाद आते होते हैं बच्चे कि मैडम हवा ऊपर से नीचे कैसे चल रही है, ये लो प्रेशर से, आपने बोला था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ कैसे जा रही है हवा, ये कन्वेक्शनल करंट्स हैं, समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ कैसे जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है ना, तो ये कन्वेक्शनल करंट्स है। हवा कौन सी है, विंड कौन सी है, ये है, समझ आई बात, समझ आई बात। बनाओ फिर इसको, बनाओ, जैसे जैसे बनाया गंदा फंदा वैसे बनाओ, घर जाके तभी पता लगेगा, है ना बीपी जी। टाइम बताना मुझे एक बार, अभी है
डन। पता था पहले, अनुभव यही बोलने की कोशिश कर रहे थे आप? अच्छा, अब क्लियर हुआ आइडिया, आइडिया ऑफ विंड टू फ्लो। लिखिए, एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। डन। लिखिए, स्पीड ऑफ विंड विल, स्पीड ऑफ विंड विल, स्पीड ऑफ विंड विल डिपेंड अपॉन, स्पीड ऑफ वाटर जो है वो किस पे डिपेंड करती है? ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट यानी कि देखो, एक हाँ स्लोप, पानी को मैं यहाँ फेंक दूँ तो स्पीड ऑफ वाटर क्या होगी? नॉर्मल, अपनी मर्जी से जाएगा झूलता हुआ। एक ऐसे सरफेस पे फेंक रही हूँ, एक ऐसे सरफेस पे फेंक रही हूँ, किस पे स्पीड ज्यादा होगी पानी की? इस पे, इस पे, है ना? जरा सा गिराऊंगी फुर्र करके चला जाएगा, है ना? ऐसे होगा। अगर बात करते हैं एयर की तो ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है? जितना ज्यादा स्लोप होगा, जितना ज्यादा स्लोप या ग्रेडियंट बोल लो, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो होगी वो उस विंड की स्पीड होगी। समझे आप मेरी बात? समझे? यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। जितना ज्यादा हाई प्रेशर और जितना ज्यादा लो प्रेशर होगा उतना ज्यादा स्पीड चलेगी। समझ रहे हो? स्पीड में विंड चलेगी, ठीक है? लो प्रेशर का जितना ज्यादा डिफरेंस ज्यादा होगा हाई प्रेशर और लो प्रेशर का, उतना ज्यादा विंड की स्पीड होगी। लिखा ये, स्पीड ऑफ विंड विल डिपेंड अपॉन ग्रेडियंट बिटवीन द एयर प्रेशर्स, बिटवीन द ग्रेडियंट बिटवीन द एयर प्रेशर या स्लोप। इसी को स्लोप कहते हैं ना। मतलब स्पीड जो है, हवा की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी? अब स्लोप को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। हिंदी वाले मीडियम में, हिंदी मीडियम से आप समझ गए ना? लेकिन आप सब इंस्पेक्टर में कभी नहीं पूछेंगे स्लोप। अब मुझे नहीं पता यार क्या पूछेंगे क्या नहीं है। क्या बोलते हैं? स्लो नहीं, स्लोप बोला मैंने। हाँ, ढलान नहीं यार, ग्रेडियंट फाइंड आउट करो क्या बोलते हैं। कुछ टिपिकल वर्ड है, ग्रेडियंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताकि ये भी समझ जाए। समझ आ गया ना आपको? वैसे खुशबू मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? रिया, इतने दिन कहाँ थे आप? रिया, क्लासेस चल रही थी आपकी? ढलान, तो ठीक है ढलान ही लिख लो फिर। ग्रेडियंट यानी ढलान। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो फिफ्थ, डायग्राम बनाना जो मैं बनाने वाली हूँ। हाँ जी, जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे डायग्राम बना लेने दो। लो प्रेशर, यहाँ नीचे लो प्रेशर है तो ऊपर हाई प्रेशर, नीचे हाई है तो ऊपर लो प्रेशर, ठीक है? क्या लगता है विंड कहाँ से कहाँ मूव करेगी? ऐसे, ऐसे, और यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ ज्यादा होगी, फिर वो राइज कर जाएगी कहाँ? ऊपर को, फिर और ऊपर से कहाँ करेगी? समझे? समझ गए क्या हुआ ये? समझे? बनाओ इसको। अब ये याद रख लेना, ये एयर करंट्स है। बना लिए तो रहने दो, बट याद रखना ये एयर करंट्स है। ये क्या है? मैं बार बार बोल रही हूँ, 2 दिन बाद मत आना मेरे पास कि मैडम लो प्रेशर से हाई प्रेशर कैसे ट्रेवल कर रही है। यार आपने तो बोला था हाई से लो जाएगी, लो से हाई जा रही है, लो से हाई जा रही है। ये करंट है जो ट्रेवल कर रहे हैं ऊपर से नीचे, ठीक है? एयर करंट्स, ठीक है भाई? क्लियर है? ठीक है, अब देखना,
अब जो बच्चे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं उन्हें डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस पता है क्या होता है। कन्वर्जेंस यानी टकराना, डाइवर्जेंस यानी ये लो प्रेशर है, मान लीजिए ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर बना है। हाई प्रेशर से विंड जाएगी जहां जहां लो प्रेशर बना है ना, बाहर की तरफ जाएगी ना हाई प्रेशर से, जहां जहां प्रेशर बना है लो, और यहां आएगी, आएगी, समझ रहे हो। देखो जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, कन्वर्जेंस यानी टकराना, डाइवर्जेंस यानी दूर जाना, तो यहाँ पे विंड टकरा रही है तो यहाँ क्या होगी, कन्वर्जेंस। लो प्रेशर के केस में क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस, एंड हाई प्रेशर के केस में, वेरी नाइस, डाइवर्जेंस। अब बेटा उतना मैं बताने लगी अगर फिजिक्स को भी जोड़ के तो ये भाग जाएंगे। हाँ, इसीलिए ज्योग्राफी में जब कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करता है ना, उसको बोलते हैं कि वो एमएससी कर रहा है ना, मास्टर्स इन साइंस, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस से रिलेशन रखती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बाकी के आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जैसा नहीं है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लगती है इसमें, ठीक है। डन। अब पृथ्वी पे कैसे बनते हो, आई थिंक मुझे कल बताना चाहिए, वरना आज ही आप बड़ा सारा डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आपका ये ग्लोब है, तो ग्लोब पे 0 डिग्री पे क्या होगा, आपकी हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, गर्मी, साफ पता है, ऊपर उठेंगी। फिर 30 डिग्री पे क्या होगा, उसके बाद 60 डिग्री पे क्या होगा, उसके बाद नीचे 30 डिग्री, उसके बाद नीचे 60 डिग्री, और यहाँ पे ये 99 और जो भी डिग्री हैं यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। इसके बेसिस पे कल की जो क्लास है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल की क्लास के बाद आपको पता लग जाएगा कि पूरी पृथ्वी पे विंड सिस्टम क्या है, कहाँ पे ईस्टर्ली विंड्स चल रही हैं, कहाँ पे वेस्ट, यानी कि कहाँ पे विंड्स ऐसे मूव कर रही हैं, कहाँ पे विंड्स ऐसे मूव कर रही हैं, ऐसे बता दोगे आपकी कौन सी जगह पे कैसी, मतलब जो ग्लोबल वाइज हैं, लोकल लेवल पे तो अलग अलग चलती हैं, लोकल लेवल पे अलग विंड्स चलती है, लेकिन पूरे ग्लोब में आप कल पता लगा लोगे कि कौन सी विंड कहाँ पे चलती है, ठीक है। इंडिया में कौन सी चलेगी, ईस्टर्ली चलेगी या वेस्टर्ली चलेगी, ठीक है। और ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये समझ गए ना, तो मॉनसून जो है वो आपको ऐसे समझ आने वाला है, ऐसे, ठीक है। ये कंसेप्ट, अब इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अब काम आएंगे, समझ रहे हो। मैं कह रही थी ना ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आगे तक आपके साथ रहेंगे, अब काम आएंगे। 60 डिग्री पे ऐसे होता है, 90 डिग्री पे ऐसे होता है, 30 डिग्री पे ऐसे होता है। वैसे तो हम 23.5 और ये लेते हैं, बट इसमें हम 30 और 60 वाला लेंगे, ठीक है। आजकल ये काफ़ी है अपना, कितना एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या करना है, वैसे कुछ ही नहीं किया है, इतना कुछ खास किया नहीं है। आगे का मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि आज डायग्राम भी बनवाया ना आपसे, ये वाला जो बताया है, ठीक है। मैं चाहूँगी कि आप घर जाके एक बार उस डायग्राम को दोबारा से रिपीट करें रफ नोटबुक पे, कि कैसे कैसे नीचे सेक्शंस बनाने हैं, कैसे साइड में बनाने हैं, और वो कैसे, कुछ लोग ऐसे बनाते होते हैं उसको, ऐसे कभी मत बनाना, ठीक है। ऐसे है वो, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, यहाँ तक जाएगा मीजोस्फीयर, और फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। ये भी ऐसा भी नहीं बनाना जैसे मैंने बनाया है, बट ठीक है। बाकी एयर और विंड में हमने समझा है अभी तक कि एयर क्या है, विंड क्या है। विंड जो है वो कैसे मूव करती है, यानी एयर कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर कैसे बनता है, लो प्रेशर कैसे बनता है। इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे आप आगे बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट समझने वाले हो। आप मॉनसून कैसे आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे होती है ना, धूप के बाद अभी जैसे बीच में धूप भी निकलती है ना, ये सारा आप समझने वाले हो, ठीक है। कि बरसात के बाद कुछ टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल धूप निकली होती है, जब बरसात के बाद लोग अपने घरों के कपड़े सुखाते हैं ना, कि अंदर उनको वो चढ़ गई होती है, फंगस धूप पे लगती है ना, हाँ वो पढ़ना है, कल पढ़ेंगे वो, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है।